नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 4 सजीवों में पोषण इसका अध्ययन करेंगे। पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है। सजीवों में कुछ प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। अपने शरीर की वृद्धि एवं उसे स्वस्थ रखने हेतु जिन पदार्थों के पाचन और से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें अन्न पदार्थ कहते हैं। आपको पता है, आपके शरीर में जो वृद्धि होती है, आपके शरीर का जो विकास होता है वह भोजन के कारण होता है। हम जो दिन भर खाते हैं उन पदार्थों का हमारे शरीर में पाचन होता है और पाचन होने के कारण उसका स्वांगीकरण होता है और फिर हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अगर भोजन खा रहे हैं और उसका पाचन नहीं हुआ, स्वांगीकरण नहीं हुआ, तो वह भोजन किसी भी काम का नहीं है। ठीक है। वह जो भोजन है, अगर उसका पाचन और स्वांगीकरण नहीं हुआ तो हमारे पेट में एकत्रित होते जाएगा। ठीक है। और वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। अतः हम जो भी खाते हैं उसका पाचन होना बेहद ज़रूरी है और पाचन होने से ही हमारे शरीर में वृद्धि होगी और फिर हम क्या हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। भोजन से हमें विभिन्न प्रकार के अन्न घटक प्राप्त होते हैं। भोजन के कारण क्या होता है, हमारे जो भोजन के घटक है, विभिन्न घटक वह प्राप्त होते हैं। अन्न घटकों को पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है। आप बता सकते हैं भोजन के घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, हम आगे देखेंगे। पोषक तत्वों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है। पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। शरीर को कार्बोज पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ और प्रोटीनों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। हमारे शरीर को कार्बोज युक्त पदार्थ, ठीक है, कार्बोज युक्त पदार्थ यानी गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, इनका समावेश होता है। वसा युक्त पदार्थ यानी तेल, सभी प्रकार के तेल, स्निग्ध पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ में तेल, घी, इनका समावेश होता है। और प्रोटीनों की आवश्यकता यानी प्रोटीनों में सभी प्रकार की दालें, दलहन, मांस, अंडा, मछली का समावेश होता है। ये 3 जो पदार्थ बताया हमने आपको अभी, कार्बोज युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ और प्रोटीनों, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत अधिक होती है, जबकि खनिज, लवण युक्त पदार्थ एवं जीवन सत्व की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है। इतना समझा सबको आपको? पहला है पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पोषक तत्व 2 भागों में बांटे गए हैं, बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। और भोजन के घटक कौन कौन से हैं, कार्बोज युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ, प्रोटीन, लवण, खनिज और जीवन सत्व। ठीक है। देखेंगे स्वयं पोषी वनस्पतियाँ। वनस्पतियाँ अपना अन्न कैसे तैयार करती है? आपको हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे कि सभी वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से पत्तियों में स्थित पर्णहरिम क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और ऑक्सीजन निर्मित करती है और ग्लूकोज की निर्मित करती है, कार्बोज की निर्मित करती है। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। अब हम आगे देखेंगे। वनस्पतियों को भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी को अपनी वृद्धि के लिए, अपनी उदरपूर्ति के लिए, अपने विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वनस्पतियों को भी अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। वे अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। वनस्पतियाँ जमीन में स्थित पानी, पोषक तत्व और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की सहायता से पत्तियों में भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सजीवों द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, सजीवों द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। इसे एक बार ध्यान से सुनिए। सजीवों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता कार्य कर अब पोषण जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, आपको पता हो गया भोजन से ही हमारी वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है। अब हम देखेंगे ये पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला है कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना। ने हम जो भी कार्य करते हैं, हाथ पैर जो हिलाते हैं, उसको हिलाने के लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है और किससे मिलती है? पोषण से ही प्राप्त होती है। दूसरा, शरीर की वृद्धि और विकास। पोषण से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और विकास होता है। कोशिकाओं की सूजन दूर करना, ठीक है, हमारे कोशिकाएं घिसते रहती है, चोट लगती रहती है, तो उसकी सूजन को, उसके घाव को भरने के लिए और ऊतकों की देखभाल करने के लिए उपयोगी होती है। चौथा, बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से बचाता है। चौथा बहुत महत्व का है, ये हमारे शरीर में प्रतिकार शक्ति उत्पन्न करती है, ठीक है, हमें इतनी शक्ति उत्पन्न करती है कि हमारे शरीर में रोगों के जंतु प्रवेश अगर हो गए तो उनको भगाने का काम, ठीक है, उनको नष्ट करने ये पोषण करता है, ठीक है। इसलिए हमें हमारा जो पोषण है वो कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। अब हम देखेंगे स्वयं पोषी पोषण, ठीक है। कुछ सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। पोषण की इस विधि को स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। कुछ सजीव आपको पता है कौन है करके, ये जो सजीव है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। पोषण की इस विधि को स्वयं पोषी वनस्पति कहते हैं, ठीक है। ऐसी सजीव अपने पोषण के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। परपोषी व पोषण। अब परपोषी किसे कहते हैं? पोषण की जिस विधि से में एक सजीव को अन्य सजीवों जैसी वनस्पतियाँ का या प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे सजीव, ठीक है, जो अपना पोषण के लिए अन्य सजीवों पर, वनस्पतियों पर या फिर प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। चित्र देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताई गई है।
सूर्य प्रकाश वनस्पति है, ये जो पौधा है इसकी जो जड़ें हैं ये ज़मीन से पानी, खनिज और लवण को शोषित करते रहती है, ठीक है, और नीचे से शोषित करते हुए पेड़ के ऊपरी सिरे तक ये पहुंचाती है। फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम, ये दोनों क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं जो हवा में मिश्रित होती है और जो हम जैसे मानव, मनुष्य व अन्य प्राणी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक बात बताना चाहूँगी कि रात के समय जब सूर्य नहीं रहता है तो इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और रात के समय फिर से ये हमारे जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया में, तो पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए हमें रात के समय बड़े वृक्षों के नीचे न सोना चाहिए और न ही जाना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक रहती है जो हमारे लिए घातक रहते हैं। इसलिए हमें बड़े पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के समय, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। भी आपको बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है, ये दोनों के सहयोग से प्रकाश ऊर्जा और पर्णहरिम की सहायता से भोजन स्वयं बनाती है और अन्न यानी ग्लूकोज निर्मित होता है और ऑक्सीजन निर्मित होता है। तो इसका समीकरण सूत्र किस प्रकार तैयार होता है वो हम देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 प्लस पानी यानी 6H2O, दोनों में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और क्या निर्मित होती है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ये उसका क्या है, सूत्र है, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। ये बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ इसको याद कर लेंगे। ये समीकरण है प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों में और पर्णहरिम से क्या तैयार होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निर्मित होती है। पत्तियां प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती है, ठीक है। ये जो वनस्पतियां है दिन के समय सूर्य प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा लेती है और अपने में क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, यानी रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, जो प्रकाश ऊर्जा है उसका रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती है और इस ऊर्जा का जो भंडारण है वो भोजन के रूप में करती है। समझ में आया। ये जो पत्तियां है सूर्य की प्रकाश यानी ऊष्मा ऊर्जा को लेती है और उसका रूपांतरित काय में करती है, रासायनिक ऊर्जा में करती है। जड़ जमीन से पानी और लवणों को अवशोषित करती है। तना पानी और क्षार को पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी ये जो जड़ें हैं, मैंने कहा था ये जड़ें जमीन से क्या शोषित करती है, पानी और लवण और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं और तना पानी और क्षार को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हवा की CO2 ग्रहण की जाती है। पत्तियों में क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों से क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। इन छिद्रों को पर्णरंध्र कहते हैं। पत्तियों के हरित लवक में पर्णहरित होता है
और सूर्य प्रकाश अवशोषण करने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों एवं वनस्पतियों के अन्य हरे अंग जैसे हरे तने, हरे टहनियाँ में भी होती है, क्योंकि इसमें पर्णहरिम होता है। वनस्पति की केवल पत्तियाँ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती, अपितु उसका जो हरे रंग का जो तना होता है, डंठल होता है, वह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वनस्पतियों की परिवहन व्यवस्था, ठीक है। वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है वो हम अब देखेंगे। इसके लिए हम कृति करेंगे। कुमड़ा की लता का एक टुकड़ा लेंगे जिसमें 2-3 पत्तियां हो। उसके तने का निचला भाग चाकू से पानी में काटेंगे। अब बीकर में थोड़ा पानी लेंगे और उसमें साई की 7-8 बूंदे डालेंगे, यानी पानी का रंग हो गया चेंज, ठीक है। पानी में अगर नीले रंग के तो पानी नीले रंग का हो जाएगा, अगर लाल रंग की साई डालेंगे तो पानी लाल रंग का हो जाएगा। हम दोनों में से कोई एक रंग चूज करेंगे, ठीक है। यानी रंगीन पानी लेंगे। अब रंगीन पानी में क्या करेंगे, कुमड़े की उस लता को, उसकी जो डंठल है, पानी में डुबोएंगे। लता को पानी में खड़ी स्थिति में रखेंगे और उसमें होने वाले बदलाव का निरीक्षण करेंगे, ठीक है। कोई बता सकता है क्या हो जाएगा? देखेंगे कि जो डंठल उसमें से क्या हो गया, वो जो रंगीन पानी है शोषित होता है और वह जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर हमें उस रंग का क्या दिखती है, उनकी जो जलवाहिनियाँ हैं, ठीक है, वो हमें दिखाई देती है। लाल रंग की होंगी तो हमको जलवाहिनी लाल रंग की दिखाई देंगी, नीले रंग की होंगी तो वह नीले रंग की दिखाई देती है। वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी के रूप में 2 परिवहन व्यवस्थाएं होती है, ठीक है, जलवाहिनी और रसवाहिनी। जड़ों से पानी और लवण वनस्पति के अन्य सभी ऊपर के अंगों तक पहुंचाने का काम जलवाहिनियाँ करती है, ठीक है। जड़ों में से पानी और लवण शोषित करने का काम करती है जलवाहिनियाँ, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में तैयार हुआ अन्न, शर्करा, अन्य घटक वनस्पतियों के अंगों के उपयोग और भंडारण हेतु लेकर जाने का कार्य रसवाहिनियाँ करती है। अब देखो ये रसवाहिनियाँ और जलवाहिनियाँ, तो जमीन से पानी और लवण शोषित करके नीचे से लेकर ऊपर तक, शीर्ष तक ले जाने का काम कौन करती है? जलवाहिनियाँ। और पत्ती जो भोजन बनाती है, जो पोषक घटक निर्मित करती है, उसका भंडारण और उसको वनस्पति के संपूर्ण भागों तक फैलाने का काम करता है रसवाहिनी, ठीक है। इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था होने पर भी वनस्पतियों में स्वतंत्र पाचन संस्थान और उत्सर्जन संस्थाएं नहीं होती है, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी उनमें स्वतंत्र पाचन संस्थान और उत्सर्जन संस्थाएं नहीं होती है। ये पत्तियों में किस प्रकार पर्णहरिम होते हैं? ये देखो पत्ती है, ये इसमें इस प्रकार की हरित लवक होती है। देखो इसकी एक कोशिका दी गई है, किसकी? इस वनस्पति की एक कोशिका में। यहाँ पर देखो इस प्रकार होती है वनस्पति की कोशिका। इसमें इस प्रकार के हरे रंग के क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं। और ये हरित लवक देखिए आप, इस प्रकार पाए जाते हैं और वह अपना भोजन निर्मित करते हैं। यानी एक पत्ती में, ये एक पत्ती है, ये एक कोशिका है और इस कोशिका में कितने हरित लवक है वह आपको दिखाया गया है। और रसवाहिनी आपको दिखाया गया है। किस प्रकार जमीन से क्या लिया जाता है? जल और लवण। इस प्रकार जमीन से, जड़ से, देखो इस प्रकार जड़ों से शोषित होते हुए तनों में आता है,
तनों से पत्तियों में जाता है। ठीक है, इस प्रकार वो पूरा शीर्ष तक पहुंचता है। और उसी प्रकार जब पत्तियां भोजन तैयार करती है हरित सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से, तो जो और इन पत्तियों में खाद्य पदार्थ संचित हो जाता है और क्या करती है, इस प्रकार तनों के माध्यम से ये पूर्ण इसमें पोषक तत्वों को नीचे ज़मीन तक क्या करती है, फैलाती है। ठीक है, इसमें देखो पत्ते का एक काट, ये तने का काट और ये जड़ का 37 काट। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनके जो पत्ती की काट और तने की काट और काट इनका अध्ययन किया गया है। आज हमने भाग 1 में यहाँ तक पढ़ा है। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।